एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धातु कर्म। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित सारे बिंदुओं को, सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। इसके पहले आपको अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, प्रमुख धातुओं के, प्रमुख अयस्कों के नाम क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक पे वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एमके केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप बड़ी आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं और उन चीजों को समझ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धातु कर्म। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से ये देखना है कि धातुओं को उनके अयस्कों से कैसे प्राप्त किया जाता है। अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने वाले जितने भी चरण होते हैं उनको हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धातु कर्म यानी मेटलर्जी क्या होता है। धातु अयस्क से विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के चरण शामिल होते हैं, जैसे अयस्क का सांद्रण, अपरिष्कृत धातु का निष्कर्षण और उसके बाद आता है धातु का शोधन। समझ में बात आ रही है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। पहला होता है अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता है धातु का निष्कर्षण और तीसरा चरण इसका है धातु का शोधन। तो इसमें जो सबसे पहला चरण अयस्क का सांद्रण, इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले भूपर्पटी के नीचे से निकाले गए अयस्क की पिसाई की जाती है। उसको हथौड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। फिर इसके बाद उसको स्टैम्प मिल में ले आकर उसकी पिसाई होती है और पिसने के बाद उस अयस्क का सांद्रण हम लोग शुरू करते हैं। जब अयस्क का सांद्रण शुरू करते हैं तो उसमें से किन प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अयस्क निकाला जाता है भूपर्पटी में तो उसमें धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, अभ्रक, सिलिका, इन सब की अशुद्धियां उसमें शामिल होती हैं। तो हमको अयस्क से धातु प्राप्त करना है, न कि इन अशुद्धियों से धातु प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अयस्क से हमको ये बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन सब की जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करना होता है। और इन सब अशुद्धियों को सामूहिक रूप से एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अधात्री, या इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अधात्री मैट्रिक्स, या इसी को एक नाम और देते हैं गैंग। अयस्क जो भूपर्पटी से निकाला जाता है तो उस अयस्क में जो बालू, कंकड़, पत्थर, इन सब की अशुद्धियां होती हैं उनको सामूहिक रूप से क्या नाम देते हैं? अधात्री, या उसको मैट्रिक्स या गैंग बोला जाता है। तो अयस्क के सांद्रण में किसको बाहर किया जाता है? अधात्री को बाहर किया जाता है। मतलब बालू, कंकड़, पत्थर, इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं उनको बाहर करते हैं। और अभी मैं आपको बताया उनको बाहर करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो अयस्क निकाले नीचे से निकाला गया जमीन के ऊपर में चट्टान के रूप में, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है। पहले उनके हथौड़े आदि से या क्रशिंग मशीन में लाकर उनको क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद स्टम्प मिल में, ठीक है, जिसमें एक मिल होती है जिसमें उसकी पिसाई होती है, और उस स्टम्प मिल में पीसने के बाद अब अयस्क का सांद्रण शुरू होगा। बच्चों, अयस्क का जो सांद्रण होता है वो अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अयस्क किस प्रकार का है, तो उसका सांद्रण भी उसी तरीके से किया जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ अयस्क के सांद्रण की प्रमुख विधियों को लिखा है, आइए उनको एक एक करके जाना जाए। सबसे पहले लिखा गया द्वितीय पृथक्करण, लेविगेशन। क्या होता है? इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अयस्क हो भारी हो, अयस्क जो हो वो भारी हो। किससे भारी हो? तो अधात्री मैट्रिक्स या जो गैंग वाली जो अशुद्धि है इनसे वो भारी है। और करते क्या है कि जब अयस्क की पिसाई होगी, आगे आप ध्यान देंगे, जो भी अयस्क का सांद्रण होगा पीसे हुए अयस्क का सांद्रण होगा। तो जो पीसा हुआ अयस्क होता है उसको पानी से धुलते हैं, उस पर प्रेशर के साथ पानी गिराते हैं। जब प्रेशर के साथ उस पर पानी गिराते हैं तो चूंकि जो हमारा अयस्क है वो भारी है, अयस्क के जो कण है, अयस्क के जो कण है, अयस्क कण वो क्या है? भारी है। किसकी अपेक्षा? उसमें मौजूद अशुद्धि यानी अधात्री या जो गैंग है उसकी अपेक्षा भारी है। तो जब उसमें जल की तेज धारा गिराई जाती है
तो जो अधात्री होती है, जो बालू कंकड़ पत्थर की जो अशुद्धि उसमें शामिल है, अधात्री, वो उस जल की धारा के साथ बह जाता है और चूंकि अयस्क के कण भारी होते हैं तो वहीं पे नीचे पड़े रहते हैं। इस तरीके से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग अयस्क से अधात्री या गैंग की अशुद्धि को दूर कर लेते हैं। इस प्रकार का अयस्क का जो सांद्रण है प्राय ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसा अयस्क हो? ऑक्साइड अयस्क। ये सब चीजें मैंने आपको अयस्क वाले वीडियो में बता रखा है कि जिस अयस्क में ऑक्सीजन की अशुद्धि मुख्य रूप से हो ऐसे अयस्क को ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। तो जब ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करना हो तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि यानी लेविगेशन मेथड का यूज करते हैं। और इसमें करना क्या है कि पीसे हुए अयस्क के ऊपर तेज जल की धारा गिराते हैं, जिससे अयस्क का कण भारी होता है तो नीचे रह जाता है और जो उसमें अधात्री होती है वो पानी के साथ बह जाती है। तो इस प्रकार से प्राप्त जो अयस्क होता है वो सांद्रित अयस्क होता है। अगली विधि लिखी गई यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें शब्द लिखा है चुंबक, और चुंबक जो होता है उसका लोहे के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। तो यदि कोई लोहे का अयस्क हो, कैसा अयस्क हो? लोहे का अयस्क हो, तो उसके सांद्रण के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड यूज करते हैं। इसमें करना क्या होता है कि जो लोहा लौह युक्त जो अयस्क होता है उसकी पिसाई कर ली जाती है। मैंने बताया जब भी अयस्क का सांद्रण होगा तो पीसे हुए अयस्क से होता है। तो जो पीसा हुआ अयस्क होता है उसमें एक संयंत्र होता है, उसमें एक रबड़ का पट्टा लगा होता है। उस पट्टे पे पीसा हुआ अयस्क हम लोग गिराते हैं और उसमें एक जो पहिया होता है उसमें मैग्नेट लगा होता है। तो जब उस पे अयस्क, आप चित्र में उधर देख सकते हैं कि जब उस पट्टे पे, रबड़ के पट्टे पे अयस्क ऊपर से पीसा हुआ अयस्क गिराया जाता है, वो पट्टा उस पे जब वो गिरेगा तो उसको लेके आगे जाएगा, और जब आगे जाता है तो वहां पे जो बाएं साइड का जो पहिया है वो मैग्नेटिक है। इसकी वजह से जो अशुद्धि होती है उस पीसे हुए अयस्क में, वो यानी अधात्री या जो गैंग होता है वो दूर छिटक जाता है, और जो अयस्क उसमें लौह युक्त अयस्क है वो वहीं पे बर्तन नीचे रखा होता है उसमें गिर जाता है, क्योंकि वहां पे पहिया में मैग्नेट लगा है। तो वो अयस्क, लौह युक्त जो अयस्क होता है वो चुंबकीय गुण उसमें होता है, इसकी वजह से वो मैग्नेट के साथ वहां पे नीचे गिर जाता है। तो ये जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है लोहे के अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग किया जाता है। आप चित्र में इसको देख सकते हैं वहां पे किस प्रकार की क्रिया होती है। इसके बाद अगला है झाग प्लोवन विधि या इसको फेन प्लोवन विधि या फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। ये विधि अयस्क के सांद्रण की ये विधि सबसे उपयोगी है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। और इस विधि का प्रयोग तब होता है जो अयस्क में प्राय किसकी अशुद्धि मुख्य रूप से बोलिए? सल्फर की, अर्थात सल्फाइड अयस्क। इस विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस अयस्क का, लौह अयस्क का। और इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, कोई ऐसी धातु हो जिसमें मुख्य रूप से सल्फर की अशुद्धि मिली हो तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग प्लोवन विधि या फेन प्लोवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका सिद्धांत ये होता है कि इसमें जो अयस्क है वो तेल में घुलने वाला होना चाहिए, और जो अधात्री है, जिसमें अशुद्धि है, वो पानी में घुलने वाला होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अयस्कों का, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। आप चित्र अनुसार देख सकते हैं, उधर एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में क्या करते हैं, बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में पानी ले लेते हैं और उसमें चीड़ या यूकेलिप्टस का तेल डाल देते हैं, और तेल डालने के बाद उसमें अपना पीसा हुआ सल्फाइड अयस्क भी डाल देंगे। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ अयस्क पीसा हुआ होता है, ठीक है, तभी इसका सांद्रण होता है। कोई भी दियो अयस्क पीसा हुआ होना चाहिए। तो उसमें पीसा हुआ अयस्क डाल देते हैं। क्या क्या डालते हैं? उसमें पानी डालते हैं, उसमें चीड़ या यूकेलिप्टस का ऑयल डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें पीसा हुआ सल्फाइड अयस्क भी डाल देते हैं, और उसमें तेजी से हवा डालते हैं। जब उसमें तेजी से हवा का प्रवेश कराया जाता है तो वो जो पीसा हुआ अयस्क उसमें खलबलाता है, ऊपर नीचे होता है,
और अभी मैं बताया हूं कि ये जो झाग प्लवन विधि है, इसमें इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है कि जो अयस्क है वो ऑयल में घुल जाएगा और जो अधात्री होती है वो पानी में घुल जाएगा। तो यही होता है, जब उसमें हवा तेजी से डालते हैं तो हवा तेजी से डालने की वजह से वो अधात्री के साथ साथ जो अयस्क है उसमें खलबलाता ऊपर नीचे होता है और जो उसमें अयस्क होता है वो ऑयल में घुल के उस कंटेनर में पानी के ऊपर तैरने लगता है और जो उसमें अधात्री होती है वो उसी पानी में रह जाता है, क्योंकि वो पानी में घुलता है तो पानी में रह जाता है और जो अयस्क होता है ऑयल में घुलता है तो ऑयल में ऊपर रह जाता है। इस प्रकार से उस संयंत्र में दो लेयर बन जाता है, पानी का लेयर जिसमें अधात्री यानी अशुद्धि जो मिली हुई है और एक लेयर ऑयल का जिसमें हमारा अयस्क मिला हुआ है। और इस तरीके से हम लोग तेल को उसमें से बहा लेते हैं और अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस झाग प्लवन विधि में कुछ पदार्थों का यूज करते हैं जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे लिखा है झाग या फेन कारक, तो झाग या फेन बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल उसमें डालते हैं, बता रहा था तेल का प्रयोग करते हैं। वो तेल चीड़ का हो सकता है या वो तेल यूकेलिप्टस का हो सकता है, ठीक है। इन दो पदार्थों के ऑयल उसमें लिए जाते हैं जिनको झाग या फेन कारक कहा जाता है। दूसरा इसमें लिखा है संग्राहक, कलेक्टर्स होते हैं। इसके रूप में, संग्राहक के रूप में इस विधि में एथिल जेनथेट या पोटेशियम एथिल जेनथेट का यूज करते हैं और ये क्या करते हैं कि उस अयस्क और झाग के बीच में बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अयस्क उस झाग यानी ऑयल में आसानी से मिक्स हो जाए ताकि उसको अलग करने में बहुत आसानी हो। तो ये काम करता है संग्राहक। ये क्या करता है, कैसे समझ सकते हो, उस कंटेनर में जो पानी और ऑयल है उसमें जो हमने अयस्क डाला है, कैसा अयस्क, उसमें अधात्री नहीं की अशुद्धि है, तो क्या करता है उसमें से अयस्क और उसमें से जो अयस्क होता है उसको झाग या फेन यानी ऑयल के साथ क्या करता है, संग्रहित उसमें ले आके करता है, अर्थात उसमें मिक्स करने का काम करता है। इसके बाद इसमें एक पदार्थ और डालना है, सक्रिय तथा अवसाधक। ये जो सक्रिय या अवसाधक होते हैं इनका काम होता है कि झाग या फेन, जो झाग बन रहा है उसके बनने की क्रिया को, झाग बनने की क्रिया को घटाना या बढ़ाना, दो काम होता है। वो सिचुएशन के हिसाब से इसका यूज किया जाता है। जब झाग को अधिक बनाना होता है उसमें सक्रियक डालते हैं और झाग जब कम करना होता है, घटाना होता है, उसमें अवसाधक डालते हैं। तो इस तरह से दो तीन प्रकार के पदार्थों का यहाँ पे यूज होता है। किसमें, झाग प्लवन विधि में। इसमें झाग बन जाएगा, प्लवन मतलब तैरना, वो झाग ऊपर, तेल का झाग होगा ऊपर तैरेगा, उसमें हमारा अयस्क होगा, उसमें से अयस्क को बाहर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि धातु कर्म का पहला स्टेप हम लोगों ने देखा यहाँ पे अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण हो चुका है तमाम विधियों द्वारा, और वही मैंने बताया किस विधि का कब प्रयोग करेंगे वो अयस्क के नेचर पे निर्भर करेगा। तो अब अयस्क का सांद्रण हो चुका है, अब हमको क्या करना है कि उस अयस्क से धातु को प्राप्त करना है, जिसको हम लोग कहते हैं धातु का सांद्रित अयस्क से। इसे अयस्क हमारा सांद्रित हो चुका है, तो अब सांद्रित अयस्क से हम लोग धातु का निष्कर्षण करेंगे। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा धातु कर्म का पहला चरण अयस्क का सांद्रण, जिसमें हम लोग अधात्री की अशुद्धि को दूर कर रहे थे और उसके अयस्क सांद्रण की कई सारी विधियां आपको बताई गई हैं, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और फेन प्लवन विधि। अब धातु कर्म का दूसरा चरण है सांद्रित अयस्क से, क्योंकि हमने अयस्क का सांद्रण तो कर लिया है, इसीलिए हमें बोला जाए सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु का निष्कर्षण। एक्चुअल में यहाँ पे लिखा है अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु से लिखा है कि यहाँ पे हम धातु तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो धातु 100% शुद्ध नहीं हो, वो लगभग 97-98% शुद्ध धातु होती है। इसीलिए अभी हम लोगों का एक स्टेप और रह जाएगा, जो अशुद्ध धातु प्राप्त हो गई, जो 2 से 3% उसमें अशुद्धियां होगी, उसका हम लोग करेंगे। इसका तीसरा स्टेप जो होता है धातु का शोधन, इसलिए यहाँ पे लिखा गया अशुद्ध धातु का निष्कर्षण। तो कैसे अशुद्ध धातु का निष्कर्षण करते हैं, इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि यहाँ पे विभिन्न चरण यहाँ लिखे गए हैं,
इसमें अशुद्धियों को तो दूर करना ही होता है। जो हमारा सांद्रित अयस्क है उसको मुख्य रूप से ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेना होता है। जैसे यदि वो कार्बोनेट की अशुद्धि है तो उसको ऑक्साइड में बदल लेंगे, यदि उसमें सल्फर की अशुद्धि है तो उसको ऑक्साइड में बदल लेंगे। तो पहले जो चरण है धातु निष्कर्षण में, जो पहला चरण है उसमें हम क्या करते हैं कि अयस्क से, सांद्रित अयस्क से अशुद्धियों को तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ अयस्क को उसके ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड अयस्क के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि वो ऑक्साइड में ऑलरेडी पहले से है तो इस तरह के चरण में उसमें से अशुद्धियों को दूर करेंगे। और यदि वो ऑक्साइड अयस्क के रूप में नहीं है, जैसे सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, हाइड्रेट अयस्क है, तो उसमें से अशुद्धि तो दूर करेंगे ही, साथ ही साथ उसको हम लोग ऑक्साइड अयस्क में पहले बदल लेते हैं। और फिर जो इसका दूसरा चरण होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसका कार्बन या एल्यूमिनियम जैसे किसी पदार्थ से क्रिया कर उसमें से ऑक्सीजन को बाहर कर लेंगे और इस तरीके से हम लोगों को धातु प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो चरण यहाँ में पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग नमी जैसी वाष्पशील इस तरह की अशुद्धियों को दूर करेंगे और साथ ही साथ अयस्क को ऑक्साइड अयस्क के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें भी जो चरण होते हैं वो अयस्क की नेचर पे निर्भर करते हैं कि निस्तापन कब कराएंगे, भर्जन कब कराएंगे। इसमें निस्तापन की क्रिया द्वारा अशुद्ध धातु प्राप्त करते हैं सांद्रित अयस्क से। कब प्राप्त करते हैं? जब अयस्क ऐसा हो, कार्बोनेट अयस्क हो या हाइड्रेट अयस्क हो। कार्बोनेट की उसमें अशुद्धि मुख्य रूप से घुली हो, यानी CO3 की, या उसमें मुख्य रूप से नमी वगैरह की, जल या इस तरह की अशुद्धि घुली हो, तो उसके लिए वो निस्तापन की क्रिया कराते हैं, कैल्सिनेशन कराते हैं। निस्तापन का मतलब यदि सामान्य भाषा में कहा जाए तो इसमें अयस्क को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? तो उसके गलनांक से नीचे। मतलब अयस्क को तो गर्म कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं गर्म करना है कि वो पिघल जाए, तो गलनांक से नीचे गर्म करना है। तो ये जितनी भी क्रियाएं अब आगे यहाँ से होंगी, चाहे निस्तापन हो, चाहे भर्जन हो, चाहे इसके बाद प्रबलन पढ़ेंगे, ये सारी क्रियाएं एक विशेष प्रकार की भट्ठी में होती हैं। और ये निस्तापन की क्रिया होती है ये परावर्तनीय भट्ठी में होती है। किस भट्ठी में? परावर्तनीय भट्ठी होती है, उसमें ये जो है निस्तापन की क्रिया कराई जाती है। चाहे भर्जन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये क्रिया भी इसी परावर्तनीय भट्ठी में ही कराई जाती है। अब इसको भी दिमाग में रखेंगे। उस भट्ठी में इस सांद्रित अयस्क को रखा जाता है और रख के उसको गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? मैंने बताया है गलनांक से नीचे। कितना गर्म करना है? गलनांक से नीचे, मतलब इतना गर्म करना है कि वो पिघले नहीं। और गलनांक से एक और विशेष बात ध्यान देना है कि वायु की अनुपस्थिति में ये जो क्रिया करानी है ये वायु की अनुपस्थिति में करानी है। तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि निस्तापन क्रिया में सांद्रित अयस्क को गर्म करना है। कहाँ गर्म करना है? परावर्तनीय भट्ठी में। कितना गर्म करना है? गलनांक से नीचे। और वहां पे वायु की अनुपस्थिति होती है। तो वायु की अनुपस्थिति में सारी क्रियाएं कराई जाती हैं और इसको हम बोलते हैं निस्तापन। देखिए इसमें क्या, आप सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को सेकना, मतलब उसको गर्म करना है बस। और जब गर्म करेंगे तो उसमें से कौन सी अशुद्धि दूर होगी? गर्म करेंगे तो उसमें पानी वगैरह जो नमी होगा वो दूर हो जाएगा। उसमें यदि कोई वाष्पशील अशुद्धि है जो वाष्प बन के निकल सकती है, गैस के रूप में निकल सकती है, उसको निकाल सकते हैं। और एक साथ ही साथ एक और चीज होगा कि इसमें जो अयस्क होगा वो सौररंध्र हो जाएगा, उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, क्योंकि उसमें से जब ये गैसें बाहर निकलती हैं तो उसमें खाली स्थान बन जाता है, अर्थात अयस्क जो है सौररंध्र हो जाता है, जिससे आगे की क्रिया कराने में आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उदाहरण दिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का अयस्क है, याद करिए पीछे मैंने बताया था संगमरमर इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। तो ये कैल्शियम का एक प्रमुख अयस्क है। और देखिए जब इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड किसमें टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इस तरीके से ये जो उसमें वाष्पशील अशुद्धि थी वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगी। इसी तरीके से आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है और इसको जब गर्म करेंगे तो ये MgO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, तो इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अशुद्धि बाहर हो जाएगी। और इस तरीके से आपने देखा, जो मैंने पीछे बताया है कि जो अयस्क है उसमें से अशुद्धि भी निकल रही है और जो अयस्क है वो ऑक्साइड के रूप में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, ताकि आगे की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लोहे का एक अयस्क लिखा हुआ है,
हीमेटाइट। और इसको देखिए, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रेट यानी नमी की अशुद्धि है। इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें का पानी आराम से निकल जाएगा वाष्प बन के, और हमको ऑक्साइड गैस यहाँ पे मिल जाएगा। तो तीनों में आप देखो ऑक्साइड गैस हमको मिल जाता है, चाहे कार्बोनेट गैस हो चाहे हाइड्रेट गैस हो। तो निस्तापन की क्रिया में नमी और वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करते हैं, और साथ ही साथ अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और अयस्क जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। यदि मान लीजिए कि जो सामरिक अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क है, तो उसका जो है निस्तापन नहीं करेंगे, उसमें से नमी जैसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए निस्तापन नहीं करेंगे, उसका करते हैं भर्जन। और भर्जन क्रिया में भी कुछ इसी तरह की क्रिया कराई जाती है, ये भी क्रिया परावर्तनी भट्ठी में कराते हैं। इसमें निस्तापन वाले प्रक्रिया से थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी गलनांक से नीचे ही गर्म करना होता है। भर्जन का मतलब होता है भुनना, तो भुनना है मतलब थोड़ा ज्यादा गर्म करना है, और यहाँ पे वायु की सीमित मात्रा में, यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वायु की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन सीमित मात्रा में। और देखिए होता क्या है, मैंने कहा कि भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है, या सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने में किया जाता है। इसमें अशुद्धि कैसे निकलेगी, नमी की वाष्पशील होगी, सल्फर आर्सेनिक, ये सब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, क्योंकि मैंने वायु की उपस्थिति में क्रिया कराने के लिए बोला है। तो वायु में मौजूद ऑक्सीजन से सल्फर आर्सेनिक फास्फोरस क्रिया कर अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा अयस्क ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सल्फर आर्सेनिक या फास्फोरस की अशुद्धियां होती हैं, ये अपने ऑक्साइडों के रूप में उसमें से बाहर हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने उदाहरण लिया है कापर पायराइट, कापर का एक फेमस अयस्क है। जब इसकी क्रिया क्या कहते हैं, जब इसका भर्जन कराया गया तो देखिए क्या हुआ, पहले इसको जब गर्म किया गया तो कापर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और इसके बाद ये कापर सल्फाइड और ये जो फेरस सल्फाइड है ये वायु में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया कर, और देखिए सल्फाइड अयस्क थे इसमें कन्वर्ट हो गए, ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट हो गए, और इसमें जो सल्फर की अशुद्धि थी वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में इसमें से बाहर हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अयस्क से नमी, वाष्पशील या इस तरह की अशुद्धियों को दूर भी कर लिया, और अयस्क को ऑक्साइड के अयस्क के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। भर्जन के बाद या निस्तापन के बाद जो अगला चरण होता है वो है प्रगलन। और इस क्रिया में मैंने भर्जन और निस्तापन में क्या बताया है कि अशुद्धियों को तो दूर करते हैं, साथ ही साथ उन अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में बदल लेते हैं। अब यहाँ पे प्रगलन में क्या करेंगे, उन ऑक्साइड अयस्कों को अपचयित करा के और हमको धातु प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और हमको धातु मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जो निस्तापन और भर्जन में नहीं निकल पाती, क्योंकि आप इतना गर्म नहीं कर रहे थे, गलनांक से नीचे गर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो बिना गले निकलती नहीं है, तो प्रगलन में अगलनीय अशुद्धियों को भी निकाला जाता है, और साथ ही साथ धातु को अपचयित भी किया जाता है। और ये सारा प्रक्रम एक विशेष प्रकार की भट्ठी में होता है, डायग्राम में देख सकते हो, जिसको हम कहते हैं वात्या भट्ठी। इस भट्ठी में देखो ऊर्ध्वाधर आकार की लंबी एक भट्ठी होती है, इसमें ऊपर से हम लोग चार्ज या धान, इस अयस्क को धान या चार्ज बोलेंगे, जिसका वहां पे प्रगलन कराना है, उसको गिराते हैं। उसके भीतर कोक आदि का अस्तर लगा होता है, लेयर होता है। जैसे देखो मैंने कहा कि प्रगलन में धातु को अपचयित कराना, तो अपचयित कराने के लिए कार्बन का यूज किया जाता है मुख्य रूप से। जो धातुएं कार्बन से अपचयित नहीं होती उनके लिए एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। डाई हाइड्रोजन भी अपचायक के रूप में यूज होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने कार्बन द्वारा अपचयन के यहाँ समीकरण लिखा है, जैसे पीछे निस्तापन या भर्जन में जो धातु ऑक्साइड, जो धातु अयस्क था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। और देखिए उच्च ताप पर से क्रिया कार्बन से कराएंगे तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा और हमको धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अपचयन करा के इन पदार्थों से और हम लोग धातु को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में बात आ रही है। और दूसरी बात कि प्रगलन में, और मैंने कहा था कि कुछ अशुद्धियों को दूर करते हैं जो अशुद्धियां भर्जन और निस्तापन में नहीं निकल पाई थी, जिनको हम लोग कहते हैं अगलनीय अशुद्धि। परीक्षा में ये पूछेगा कि प्रगलन की क्रिया में किस प्रकार की अशुद्धि को दूर करते हैं, तो अगलनीय अशुद्धि को दूर करते हैं। तो अगलनीय अशुद्धि को दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे पहले गलनीय।
अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो उसके लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं गालक। और ये गालक उस अगलनीय अशुद्धि से क्रिया कर और धातु मल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रगलन में किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो अगलनीय अशुद्धियों को। किसके द्वारा अलग करते हैं? तो गालक के द्वारा, क्योंकि ये गालक जो होता है ये अगलनीय अशुद्धियों किसने बना देता है? गलनीय बना देता है। और जब ये गालक उस अगलनीय अशुद्धि से क्रिया करता है तो उसको बोलते हैं धातु मल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रगलन से जो अशुद्धि निकलती है उसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे धातु मल। समझ में बात आ रही है? अच्छा, गालक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। तो कब किस गालक का प्रयोग करेंगे डिपेंड करता है कि अशुद्धि कैसी है। जो अगलनीय अशुद्धि यदि अम्लीय है, जैसे SiO2, P2O5 इस तरह की अशुद्धि है, तो उसको दूर करने के लिए क्षारीय गालक का जैसे चूना का प्रयोग करेंगे। और यदि अशुद्धि क्षारीय है, जैसे FeO या चूने की तरह अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि है, तो इसको दूर करने के लिए अम्लीय गालक जैसे प्रयोग करते हैं। और देखिए किस प्रकार से SiO2 यदि अशुद्धि के रूप में है तो गालक ने CO लिया और किस तरीके से क्रिया करके बना लिया पे कैल्शियम सिलिकेट। क्या बना लिया? कैल्शियम सिलिकेट। और ये क्या है? यही कैल्शियम सिलिकेट धातु मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु मल। इसी तरीके से यहाँ पे यदि अशुद्धि जो क्षारीय जैसे FeO की है तो गालक हमने अम्लीय लेना है। अम्लीय गालक से जब क्रिया करा है तो यहाँ पे बन गया फेरस सिलिकेट। क्या बन गया? फेरस सिलिकेट। और ये भी क्या है? ये भी धातु मल है। भट्टी जो वात्या भट्टी थी उसमें ये गालक मिलाने के बाद ऊपर से वो गर्म भर्जित या विस्थापित जैसे जब ऊपर से नीचे आता है तो पिघलता जाता है, क्योंकि गलनांक से ऊपर गर्म करना होता है, लेकिन धातु को पिघला देना होता है। और जब वो धातु पिघलते हुए नीचे आती है तो उस भट्टी के नीचे पाटव में पिघली हुई धातु इकट्ठा होती है और उस धातु पिघली हुई धातु के ऊपर ये जो गालक है, ये जो धातु मल है, ये उस पिघली हुई धातु के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। वहां से धातु को अलग बहा लेते हैं और उसमें जो धातु मल है उसको अलग से बहा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑक्साइड गैस को कैसे हमने अपचयित करा के धातु प्राप्त कर लिया और उसके साथ जो अगलनीय अशुद्धियां थी कैसे उसको गालक मिला के गलनीय में बदल लिए और कैसे उसको धातु मल के रूप में उस भट्टी से, वात्या भट्टी से कैसे बाहर कर लिए। अभी भी उस धातु में कुछ मैंने कहा था 2 से 3% अशुद्धि होती है, क्योंकि हमने जो धातु प्राप्त किया वो अशुद्ध धातु है। तो अब हमारा जो तीसरा स्टेप होगा धातु कर्म का, पहला स्टेप था अयस्क का सांद्रण, दूसरा है सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण, और जो अशुद्ध धातु हमने यहाँ में निष्कर्षित किया है अब उससे हमको शुद्ध धातु प्राप्त करना है, जिसको हम कहते हैं धातु का शोधन। तो हमारा तीसरा चरण क्या है? धातु का शोधन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरे चरण को देखते हैं, धातु का शोधन। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब धातु कर्म का तीसरा स्टेप हम लोग पढ़ लेते हैं, धातु का शोधन। प्रगलन के बाद जो धातु हमको प्राप्त होती है उस धातु को हम लोग अपरिष्कृत, क्या बोलते हैं? अपरिष्कृत धातु बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रूड मेटल। तो अभी वो शुद्ध धातु नहीं है, 100% शुद्ध धातु नहीं है। तो उस धातु से जिसमें कि 2 से 3% अशुद्धि होती है उसको हम लोग दूर करते हैं और उसी प्रक्रम को अपरिष्कृत धातु बोलेंगे। प्रगलन के बाद जो धातु मिली उसको क्रूड मेटल या अपरिष्कृत धातु बोलते हैं, अर्थात अशुद्ध धातु जो होती है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को लोग धातु का शोधन या रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल कहा जाता है। इसके लिए भी बहुत सारी विधियां वो डिपेंड करता है कि वो जो मेटल है अपरिष्कृत जो धातु है उसका नेचर कैसा, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे पहली विधि लिखी आसवन विधि। यदि कोई ऐसी धातु जो धातु प्रगलन के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, ऐसी कोई धातु है जिसका गलनांक बहुत कम, जैसे जिंक हो गया, पारा हो गया, ठीक है, इस तरह की यदि कोई धातु है तो उसमें से हम लोग धातु का शोधन आसवन विधि द्वारा करते हैं। समझ में आता है? गर्म करेंगे तो अशुद्धियां जो होंगी वो अलग हो जाएंगी, धातु जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो आसवन विधि का प्रयोग करके कम गलनांक वाली धातुओं का शोधन किया जाता है। दूसरा है पोलिंग विधि, इसको बोलते हैं
एक और नाम इसको देते हैं हरे बांस की बल्लियों द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि प्रगलन के फलस्वरूप जो पिघली हुई धातु प्राप्त होती है उसको परावर्तनी भट्ठी में ले जाते हैं और वहां पे ले आकर उसको एक बार फिर गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो पिघली हुई धातु है उसमें हरे बांस की बल्ली, पोल जिसको बोलते हैं, हरे बांस का पोल लेते हैं और उससे उसको ऐसे चलाते हैं धीरे धीरे। एक्चुअल में जो बांस का हरे बांस की जो बल्ली होती है उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। और उस धातु में जो अशुद्धि होती है, खास करके ऑक्साइड, इस तरह की ऑक्सीजन या इस तरह की अशुद्धि होती है, तो जब हम लोग हरे बांस की बल्ली द्वारा उस पिघली हुई धातु को ऐसे चलाते हैं उसको, तो ये जो बांस की बल्लियों में जो हाइड्रोकार्बन होता है वो उसमें मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया कर और उसको अपचयित करके उसमें से गैस के रूप में बाहर कर देता है उस अशुद्धि को, और शुद्ध धातु शेष में उस बर्तन में प्राप्त हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पोलिंग द्वारा धातु का शोधन। आजकल रिफाइनिंग के लिए, मेटल रिफाइनिंग के लिए सबसे एडवांस विधि जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग करना है, जिसको पढ़ना भी मुख्य रूप से, वो है विद्युत अपघटनी विधि। इसमें क्या करते हैं आप चित्र में देख सकते हो, उस तरह से एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में जिस धातु का शोधन करना है, मान लो हमको कापर धातु का शोधन करना है, तो कापर धातु के लवण का विलयन लेंगे, जैसे CuSO4। इस तरह से धातु का लवण, कापर का शोधन करना है, उसी धातु के लवण का विलयन बनाएंगे जो विद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा। और उसके बाद कापर धातु का जो शोधन करना है, तो जो अशुद्ध धातु है उसकी एक राड बनाएंगे मोटी सी, जिसमें देख रहे हैं, और उसको हम लोग एनोड के रूप में लगाएंगे। किस रूप में लगाएंगे? एनोड के रूप में। और उसी धातु की एक पतली सी रॉड लगाएंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे कैथोड के रूप में। तो इस तरह का पूरा सेटअप बनेगा। जिस धातु का शोधन करना है उसी धातु की अशुद्ध धातु को जो प्रगलन से प्राप्त हुई है उसको अशुद्ध राड बनाएंगे। उस धातु की जो राड बनेगी, मोटी सी राड बनेगी, उसको एनोड के रूप में एनोड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और उसी धातु की शुद्ध छड़ जो है, जो पहले से प्राप्त हमारे पास है, उसको हम लोग कैथोड के रूप में लगाएंगे और उसमें जो सॉल्यूशन करेंगे वो भी उसी धातु के लवण का विलयन होगा। इस तरीके से ये भी कापर का है राड जो इलेक्ट्रोड लगाना है, लेकिन ये अशुद्ध कापर का होगा जिसका हमको शोधन करना है। ये जो राड होगी ये भी तांबा का होगी, लेकिन ये शुद्ध होगा। और इस कंटेनर में जो हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ भरना है वो भी इसी धातु का होगा। यदि मान लिया हमें सिल्वर लेना है, सिल्वर धातु का शोधन करना है, तो AgNO3 इस तरह का धातु का लवण का विलयन भरेगा। जिस धातु का शोधन करना है उसी से संबंधित ये सारी चीजें यूज करनी है। और जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, इस कापर रॉड में जो कापर के आयन है वो निकल के आने जाएंगे इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में। जैसे कापर का हमने यूज किया था तो कापर आयन इसमें से निकल के आएगा, क्योंकि ये एनोड है तो कापर में भी प्लस चार्ज इसमें से भागेगा। कैसे भागेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, या यूं कहा जाए इसके इलेक्ट्रॉन को एनोड ने खींच लिया, तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के यहाँ से आएगा और सॉल्यूशन में आएगा, फिर सॉल्यूशन से भागेगा किस वाले पे? माइनस चार्ज वाले पे, और वहां पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके और कापर परमाणु में बदल जाएगा और इस राड में चिपकता चलता चला जाएगा। इस तरीके से क्रम से बारी बारी से इस राड में जो शुद्ध धातु थी वो निकल के और इस कैथोड पे जाके चिपकने लगेगी, जिससे इसमें जो अशुद्धियां हैं वो यहीं पे रह जाएंगी, इसके नीचे पड़ी रहती हैं, जिनको एनोड मड कहा जाता है। और शुद्धियों को क्या बोलेंगे? एनोड मड। मड का मतलब होता है कीचड़, अशुद्धि। तो वो जो अशुद्धि है वो इसके नीचे गिरने लगेगी, ये राड धीरे धीरे पतली होने लगेगी और ये राड धीरे धीरे मोटी होने लगेगी, क्योंकि इसमें से कापर निकल के इस राड पे जा रहा है। इस तरीके से जो शुद्ध कापर इसमें था वो चला गया इस राड के ऊपर, उसको हम लोग बाद में अलग कर लेंगे, और जो अशुद्धि थी एनोड के राड के इस इलेक्ट्रोड के नीचे गिरने लगी, जिसको एनोड मड कहते हैं। तो प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे कि विद्युत अपघटन विधि में जो अशुद्धि प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे एनोड मड, जो एनोड के नीचे मिलता है। और जो शुद्ध धातु होती है वो कहाँ मिलती है? कैथोड पर। समझ में बात आ रही है? प्रश्न पूछा है विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु का शोधन करते हैं, तो जो एनोड होता है किसका बना होता है? तो उसी धातु का इसका शोधन करना, उसी का अशुद्ध धातु का, और जो कैथोड होता है उसी धातु के शुद्ध धातु का बना होता है। और जो उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भरते हैं इस सेल में, वो उसी धातु के लवण का विलयन होता है।
तो इस प्रकार से जो धातुओं को प्राप्त होती है वो 99.9% शुद्ध धातु होती है, यूं कह सकते हैं 100% शुद्ध धातु प्राप्त हो सकती है। तो आई होप आपको आज धातु कर्म समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही वीडियो में, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में धातु कर्म से संबंधित सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।